हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी का वेलकम है भाई आपके अपने इस यूट्यूब चैनल F24 क्लासेस में। देखिए, आज हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जिसके हर एक क्वेश्चंस मैंने स्वयं से प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से ढूंढ करके आपके लिए शामिल किए हैं। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं और डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट आज की इस क्लास को शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक देखता है तो डेफिनेटली जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, यानी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ जो आपके आने वाले आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसी वजह से मैं कुछ इस तरीके से मॉडल पेपर को डिज़ाइन किया हूँ जैसा कि पेपर आपका होता है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे पहली बार तो आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, इसी वजह से आपको ये मॉडल पेपर भाई समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो लगभग हर बार आपके पेपर में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं ना, यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का यानी विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन पेपर की तो हर बार की तरह क्वेश्चन पेपर में वही सारी चीज़ें होती हैं कि भैया अनुक्रमांक आप लोगों का होता है जिसमें आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे आपका नाम होता है, यानी आपको यहाँ पर अपना नाम डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ पेपर में आगे तो देखिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक छात्र को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से केवल 15 मिनट में आप लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर के हर वो प्रश्न को पढ़ना है जो इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली सारे विद्यार्थी स्टार्टिंग के 15 मिनट में केवल क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमको आता है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमको नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में भाई करनी है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन पेपर की तो ये क्वेश्चन पेपर भाई सभी को पता है कि 70 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की तो चलिए बात करने वाले हैं और हर क्वेश्चंस को सभी विद्यार्थी नोट करेंगे और डेफिनेटली लर्न जरूर करेंगे इनको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ तो आपके पेपर में सबसे पहला खंड आता है खंड आ। अब देखिए, जो भी हमारा खंड आ होता है सभी विद्यार्थी देखेंगे एकदम ध्यान से भाई। देखिए, खंड आ में क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी होंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में भाई साहब 1 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी एक नंबर के ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। इनको MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई आपके पेपर में भाई 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 3 तरीके से। सबसे पहले आपके पेपर में केमिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री आती है जिसके भाई साहब आपके पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी ये 7 भी पूछ लिए जाते हैं भाई। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ तो हर बार की तरह यहाँ पर 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, और इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ आगे तो बायोलॉजी के भी आपको लगभग 7 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी बायोलॉजी को भी आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और यदि मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो लगभग फिजिक्स के भी आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 7 क्वेश्चंस या फिर 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यदि आप यहां से देखोगे 7 दुना के 14, 14 6 20, मतलब टोटल 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आते हैं। और हर वो टाइप को हम डिस्कस करेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग हम सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों जितने भी क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है भाई, अपने हर वो मित्र तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि मैं पहले प्रश्न की अपने बात करता हूं तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा हर बार की तरह ऐसा क्वेश्चन है जो कि भाई 101% लिख लो, ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि आपको एक रिएक्शन दे देगा। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दे देगा और आपसे कह देगा बताइए ये रिएक्शन हमारी किस प्रकार की रिएक्शन है, यानी ये किस प्रकार की हमारी अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूँ पहले रिएक्शन की, तो देखिए यहाँ पर हमारा बेरिलियम क्लोराइड
ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड जो कि हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और हमारा बना लेता है HCl, ठीक है। और हमसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HCF बनता है और साथ ही साथ आप लोगों का BaSO4 भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो BaSO4 का मतलब होता है बेरिलियम सल्फेट, ठीक है। अब देखिए हमसे ये क्वेश्चंस कह रहा है ये भाई किस प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो Ba है ये हमारा SO4 के साथ जुड़ जा रहा है और ये हमारा H यानी हाइड्रोजन इस Cl के साथ जुड़ जा रहा है। यदि मैं बात करता हूँ इस रासायनिक अभिक्रिया की, तो आप सभी को पता है कि जब भी कभी आयनों के बीच में अदला बदली से जो नए उत्पाद बनते हैं उस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे सही ऑप्शन की, तो हमारा C नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हमारी हो रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, ठीक है। और जिन लोगों को भी मेरे से पहले क्वेश्चंस का आंसर आता है तो भाई सभी स्टूडेंट कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस हमारा कह रहा है नेक्स्ट कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई एक तत्व है जो कि हमारा यम है, ठीक है। अब यम जो हमारा ये तत्व है, ठीक है, इस यम तत्व के क्लोराइड का जो सूत्र दे रखा है वो MCl2 है, ठीक है। हमसे प्रश्न में कह रहा है कि भैया इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, यानी हमको इस क्वेश्चंस में बताना है कि इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या रहने वाला है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो सिंपल से आपको इसका ऑप्शन याद कर लेना है कि यहाँ पर हमारा जो ऑक्साइड का सूत्र होगा वो होगा MO2, ठीक है। इसको आप तैयार कर लेंगे। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी हमारे अगले क्वेश्चन की, ठीक है। यदि मैं तीसरे प्रश्न की बात करता हूं तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है और सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चंस आप जो तैयार करते हो उसको आप नोट भी करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोगों का है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -9 मोल है। यानी हमारा जो एक हाइड्रोजन, देखिए एक हाइड्रोजन की आयन सांद्रण कितना दे रखा है 10 की पावर -9 मोल, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो यानी हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो पीएच मान है वो क्या होगा, ठीक है। अब देखियो जब भी कभी आपके पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसी विलयन का आपको पीएच मान दे रखा हो, ठीक है, और उसके आयन सांद्रण आपको दे रखा हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमारा कितना दे रखा है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमारा 10 की पावर -9 मोल प्रति लीटर दे रखा है, ठीक है। यानी इसको केवल कभी कभी हम लोग मोल भी कह सकते हैं और मोल प्रति लीटर भी आ जाता है। तो सिंपल से आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, कभी कभी आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे दिया जाए और आपसे पीएच मान पूछ दे, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है क्या करना है। ये जो 10 की पावर -9 जो दे रखा होता है ना, इस सिंपल से -9 को आपको, ये धनात्मक में होता है, इसको आपको सॉरी ये हमारा ऋणात्मक में होता है, इसको आप धनात्मक में बदल दीजिए। यानी ये हमारा माइनस का 9 होता है, आप इसको प्लस का 9 कर देंगे और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर पीएच का मान कह सकते हो पता कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि 10 की पावर -8 मोल दे देगा, 10 की पावर -7 दे देगा, ठीक है, और आपसे कहेगा इसका पीएच वैल्यू बताइएगा, ठीक है। तो यदि मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो कह सकते हो कनेक्शन होता है संक्षारण से। अब संक्षारण में क्या होता है भाई कि जो हमारी लोहे की धातु होती है वो भाई साहब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है, तो उसको हम लोग जंग लगना कहते हैं। सेम उसी तरीके से जो एल्युमिनियम धातु होती है, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो भाई साहब इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, एक नई परत चढ़ जाती है, जो कि आप लोगों ने देखी होगी, अपने घर में देखी होगी या फिर कहीं सुनी होगी कि एल्युमिनियम जो होती है उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। और उस प्रक्रिया को यदि मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं, तो वो जो प्रक्रिया हमारी होती है वो एनोडिंग होती है। क्या होती है भाई, एनोडिंग होती है। यानी सिंपल से अगर मैं बात करता हूँ तो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है उसको हम एनोडिंग बोलते हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं अब।
चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या दे रखा है, और जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं भाई लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं, जो भी ये आपके लिए मॉडल पेपर लाते हैं, इसको बनाने में कह सकते हो काफ़ी टाइम चला जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस क्लास को शेयर करना है। अभी तो क्लासें मतलब कि कह सकते हो स्टार्टिंग हुई है ना। अभी आपके लिए नवंबर आने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, डेफिनेटली आपके लिए बेहतर और अच्छी क्लासें प्रस्तुत की जाएंगी और आपको जुड़कर एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। चलिए 5 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, आपको ऐसी कौन सी धातु होती है जो भाई ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखो सबसे पहले एक चीज़ याद कर लेना कि हमारी यहाँ पर जो भी धातु की बात होगी, यानी जो भी हमारे मेटल की बात होगी, ठीक है, वो ऐसा मेटल होगा, ऐसी धातु होगी जो हमारी सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगी। और हमेशा 2 नाम याद करना जब भी बात हो जाए अधिक अभिक्रियाशील की, तो हमेशा 2 धातुओं का नाम याद रखना। एक तो आपकी सोडियम होती है और दूसरी आपकी पोटेशियम होती है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, और ये दोनों ही धातुएं क्या करती हैं कि कह सकते हो ठंडे जल से क्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सही ऑप्शन लगा देना है के नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी पोटेशियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को नोट करेंगे भाई, और सही ऑप्शन बताने का प्रयास सभी विद्यार्थी ज़रूर करेंगे। प्रश्न नंबर 6 की यदि मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है। देखो एथिल अल्कोहल बहुत बारी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में यदि मैं बात करता हूँ, एल्कोहल जुड़ा हुआ है, और एल्कोहल में सभी को पता होता है कि जो हमारा समूह होता है वो ऑल समूह होता है। और यदि मैं ऑल समूह की बात करता हूँ, तो आप सभी को पता है कि इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा सिंगल बॉन्ड में OH होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में OH। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बेसिक सी चीज़ जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में IUPAC नेम पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई इसका IUPAC नेम बताइए। तो हमने यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताई कि जब एथिल अल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड में OH। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ इसके IUPAC नेम की, तो आपको सिंपल से कुछ नहीं याद करना कि लास्ट में हमारा ऑल दिख रहा होगा, ऑल करके। ठीक है, जैसे एथेनॉल हो गया। ठीक है, यहाँ से एथी हो गया, यहाँ से आपका एथ हो गया। तो ये कह सकते हो, आपसे ट्रिक के तहत भी इसको याद कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम हमारा एथेनॉल होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को इसी के साथ, एथिल अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C2H5OH। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमने इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें समझी हुई हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को नोट कर लेना। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बस इस चीज़ को याद रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यदि मैं 7 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। यहाँ हमसे एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एसिटिक अम्ल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसमें कौन सा, आप कहेंगे भैया इसमें कौन सा हमारा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर हमारा कह सकते हो सिंगल बॉन्ड में COOH, ये हमारा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि भैया इसमें हमारा लास्ट में ओइक अम्ल आता है, लास्ट में हमारा ओइक अम्ल आता है। ठीक है, तो देख लो कि यहाँ पर हमारा लास्ट में ओइक अम्ल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चंस जो मैंने आपको भी बताए, ये आपके कह सकते हो केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस थे जो लगभग हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है और बार बार इनको तैयार करना, ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, माइंड में एक बार फिट हो गए सारे क्वेश्चंस, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूँ उपखंड खा की। चलिए उपखंड खा के क्वेश्चंस को देखेंगे, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, सर आप कहेंगे भैया जी क्या पूछा गया है, तो उपखंड खा में माय डियर यहाँ पर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ के हैं? सारे क्वेश्चंस हमारे बायोलॉजी के हैं, और लगभग बायोलॉजी के भी आपको मैं 7 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, 7 क्वेश्चंस लगभग बायोलॉजी के भी होंगे और 7 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के भी होने वाले हैं। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहला प्रश्न नोट करेंगे फिजिक्स का या फिर क्या सॉरी बायोलॉजी का। और हमारा 8वां जो क्वेश्चन है ये हमारा रहने वाला है इस पेपर का। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा है ग्लूकोज जो होता है, तो यहाँ से हमारा ग्लूकोज जो है वो राइट ऑप्शन रह जाने वाला है। ठीक है, यदि मैं अगर और बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा CO2 जो होता है ये भी हमारा संश्लेषित नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि CO2 जो होगा आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी CO2 या फिर ग्लूकोज में से कोई एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा। तो दोनों में से कोई अगर एक ऑप्शन भी आपको दिखता है तो आपको उसको ही सही लगाना है। ठीक है, बाकी यदि मैं बात करता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या उत्सर्जित होता है, क्या क्या संश्लेषित होता है, तो ऑक्सीजन जो हमारी होती बाहर निकलती है, जल हमारा बाहर निकलता है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी बाहर निकलती हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, अगर मैं प्रश्न नंबर 9 की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। यानी आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि इनमें से हमारा पादप हार्मोन कौन सा है। तो अगर मैं पादप हार्मोन की बात करता हूँ, ठीक है, यदि मैं पादप हार्मोन की बात करता हूँ कि यहाँ से हमारा पादप हार्मोन क्या रहने वाला है, तो देखिए इंसुलिन जो होता है, ठीक है, इंसुलिन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक पादप हार्मोन है। ठीक है, तो इंसुलिन हमारा यहाँ पर पादप हार्मोन रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है ये किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, यदि मैं मस्तिष्क की बात करता हूँ तो मस्तिष्क जो होता है बहुत सारी चीज़ों को हमारे करता है। जैसे कि अगर हम सोते हैं ना कहीं सोने की जो प्रक्रिया होती है ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। यदि हमारा दिमाग, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, यदि यह सोया हुआ नहीं है, यदि ये सोई हुई कंडीशन में नहीं है, तो कह सकते हो कि हमें नींद नहीं आती है। ठीक है, और इसके बाद हृदय स्पंदन के लिए भी ये जरूरी होता है। शरीर को संतुलन सही करने के लिए भी हमारा जो मस्तिष्क होता है ये उत्तरदायी होता है। यानी उपर्युक्त में से सभी, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी सोने के लिए, शरीर का संतुलन सही करने के लिए और हृदय स्पंदन के लिए मैं कह सकता हूँ तीनों ऑप्शन हमारे हृदय मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त में से सभी, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन भाई रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सभी छात्र नोट करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन। तो प्रश्न हमारा 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे अंडाशय दे रखा है, गर्भाशय दे रखा है, शुक्रवाहिका दे रखा है और आपकी डिंब वाहिनी दे रखी हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि भाई मादा जनन तंत्र का भाग आपका कौन सा नहीं है। यानी अगर मैं मादा जनन तंत्र की बात करता हूँ तो जैसे कि जो हमारा अंडाशय होता है ये हमारा मादा जनन तंत्र से संबंधित एक भाग होता है। यदि मैं गर्भाशय की बात करता हूँ तो ये भी हमारा मादा जनन तंत्र से संबंधित भाग होता है। डिंब वाहिनी जो हमारा है ये भी हमारा मादा जनन तंत्र से संबंधित है। लेकिन अगर मैं शुक्रवाहिका की बात करता हूँ तो ये हमारा कह सकते हो कि मादा जनन तंत्र से नहीं संबंधित होता, बल्कि ये नर जनन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप अगला प्रश्न नंबर 12 सभी छात्र नोट करेंगे। और देखिए बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, बार बार इसी वजह से मैं इस लाइन पर फोकस करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पर सम्मिलित किया हूं ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, यानी आपको यह बताना है कि ऐसे कौन से पौधे हैं या फिर ऐसा कौन सा पौधा है इन 4 ऑप्शन में से जिसमें भाई साहब कह सकते हो कि पत्तियों द्वारा नए पौधे उगते हैं। देखिए कायिक जनन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी एक मादा पौधे से एक नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे कौन सा पौधा इन 4 में से है जिससे कह सकते हो कि पत्तियों में से नए पौधे उगते हैं, यानी पत्तियों से नए किलियां उगती हैं, तो वो हमारा है अजूबा पौधा, जिसको हम ब्रायोफिल्म भी बोलते हैं।
ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप याद कर लेना, काफ़ी बार ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, कि मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। यदि मैं मानव यानी मनुष्य की अगर मैं बात करता हूँ, मानव की, मनुष्य नहीं मानव, मानव का मतलब होता है, कह सकते हो आप लोग, जितने भी हमारे पुरुष होते हैं, ठीक है, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके सही ऑप्शन की, तो गुणसूत्र होते हैं टोटल 46, और अगर मैं बात करता हूँ कि ये कितनी जोड़ी होते हैं, तो ये भाई साहब आपके टोटल 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बड़े ही अच्छे से और एकदम ध्यान से एकदम समझना है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं आगे आप लोगों के कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो देखिए यहां पर माय डियर आपका नेक्स्ट उपखंड शुरू होने वाला है। ठीक है, यानी अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट उपखंड के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस की अब बात करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं उपखंड गा की, ठीक है, अगर मैं उपखंड गा की बात करता हूं तो यहां पर हमारे जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, है ना, सारे के सारे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिसमें अगर मैं पहले अपने प्रश्न की बात करता हूं, यदि मैं अपने पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये फिजिक्स का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताया गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको पूछा गया कि अब मतलब कि हमको एक प्रतिबिंब बनाना है, और वह जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वह हमारा वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और साथ ही साथ अत्यधिक छोटा होगा। तो जब भी कभी वास्तविक बने और उल्टा बने और अत्यधिक छोटा बने, ऐसी कंडीशन में अगर अवतल दर्पण दे दिया जाए तो हमेशा याद कर लेना हमारा जो कह सकते हो वस्तु की जो स्थिति होगी वो हमेशा अनंत पर होगी, यानी वस्तु हमेशा हमारी अनंत पर रखी होगी। जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी तभी जा करके उसका प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वो बहुत ही छोटा बनता है ना। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन था हमारा फिजिक्स का, होपफुली सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और बात करते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट अब 15 नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने का सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 हमारा है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। यानी अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, अगर हमें उस वस्तु का कह सकते हो आभासी प्रतिबिंब बनाना हो और बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो हम कौन सा कह सकते हो दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारे पास देखिए दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक तो हमारा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, दूसरा हमारा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, पहला हमारा होता है उत्तल दर्पण और भाई दूसरा हमारा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे दर्पण होते हैं। हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमारा किस दर्पण द्वारा बन सकता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा अवतल हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है यह हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब देखिए आपने कभी कभी गाड़ियों के शीशों को देखा होगा जिसमें क्या होता है बड़े से बड़े जो वाहन होते हैं वो हमको छोटे से शीशे में नज़र आने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी होती है, जो हमारे वाहन होते हैं, जो कि आपने देखे होंगे आसपास, इन सभी में हमारा जो दर्पण लगा होता है वो हमारा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसको छोटा बनाता है, और जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसको हमेशा बड़ा बनाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद यदि मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ, यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी हमको इस क्वेश्चंस में यह बताना है कि जो हमारी स्पष्ट दृष्टि की मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ कि हम अपनी आँखों से न्यूनतम दूरी कितनी दूरी तक देख सकते हैं, यानी हमारे आँखों के सामने कम से कम दूरी हो और वह वस्तु हमको एकदम अच्छे से स्पष्ट दिखाई पड़े, तो वह हमारी होती है 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर पर कोई भी वस्तु रखी हुई है,
यदि इससे अगर हम कम पर ले आएंगे तो वो वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई पड़ेगी, धुंधली दिखाई पड़ेगी और थोड़ी देर बाद हमारी आंखें झिलमिलाने लगेंगी। लेकिन अगर वो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है तो वो हमें एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, और यदि उससे दूर रखी हुई है तो भी हमको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु की या फिर किसी भी मानव की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई, तो वह हमारी होती है 25 यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की यदि मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दे रखा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। देखिए सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का कि जो हमारा विद्युत शक्ति होता है, ठीक है, इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हमारा वाट दे रखा है, एम्पियर दे रखा है, ओम दे रखा है, वोल्ट दे रखा है। तो अगर मैं बात करता हूँ विद्युत शक्ति का सही मात्रक, तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक होता है वाट। क्या होता है सही मात्रक? वाट। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। और विद्युत शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है V इंटू आई। V ये हमारा वोल्ट बताता है, I हमारी धारा बताता है, यानी एम्पियर में जिसको हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न की बात करता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा को 3 गुना कर देने पर, ठीक है, केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। देखो हमारे पास कोई भी एक केतली है, ठीक है, क्या है? केतली। यदि मैं केतली की बात करता हूं तो देखो केतली से मतलब ये मत समझ लेना कि चाय वाली केतली। केतली हमारे पास एक प्रकार से कह सकते हो कुंडली होती है, ठीक है, जो इस तरीके से होती है। इसी को हम लोग केतली भी बोलते हैं और इसी को हम लोग कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुंडली कह लो या फिर केतली कह लो। तो यहाँ पर पूछा गया कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा को 3 गुना कर देने पर, यानी धारा यानी कि जो हमारी एम्पियर में धारा होती है, ठीक है, इसको हम लोग 3 गुना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी ऊष्मा होगी वो क्या हो जाएगी? तो हमेशा याद रखना जो ऊष्मा होती है वो 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है हमेशा धारा की। अगर धारा 1 गुना है तो हमारी ऊष्मा जो होगी 3 गुना हो जाएगी, यानी 3 1 जा 3। यदि हमारी धारा 3 है तो हमारी कह सकते हो ऊष्मा हमारी हो जाएगी 3 त्रिकाई 9, यानी 3 मतलब 3 गुना कर देना है। यानी अगर जो हमारी धारा है वो 3 गुना हुई है तो इसका और 3 गुना कर देना है तो हमारी वो ऊष्मा निकल के आ जाएगी। यदि मैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 गुनी। यानी हमारी यहाँ पर जो धारा है यानी ऊष्मा है वो हमारी 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से। चलिए इसके बाद सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 18 नोट करेंगे। तो यदि मैं 18 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूँ यानी क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लिख लेना कि सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है। ठीक है, यानी भैया इस क्वेश्चंस में हमसे यह पूछा गया है कि हमारी अगर हमको किसी कह सकते हो विद्युत चुंबक की क्रोड बनानी हो, विद्युत चुंबक की अगर मुझे क्रोड बनानी हो तो हमको कौन सी धातु का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऐसी धातु जो कि हमारी मुलायम हो और उससे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो तेज़ गति से प्रवाहित हो सके। तो पीतल भी नहीं होगी, एल्युमिनियम भी नहीं होगी, स्टील भी नहीं होगी। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, वह ऑप्शन हमारा है मुलायम लोहा। यानी मुलायम लोहा जो है यदि मैं यह लेता हूँ तो मैं आसानी से कह सकता हूँ विद्युत चुंबक की क्रोड बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको और क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके रह गए हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस कराया जाएगा। फिजिक्स के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस, आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, सभी प्रकार के और सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर है। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। यानी किसी विद्युत धारावाही हमारे पास सीधी लंबी परिनलिका है, ठीक है, और कह रहा है कि इसके भीतर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह हमारा क्या होगा।
ठीक है। तो हमेशा याद रखना, यदि हमारे पास कोई विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका है, ठीक है, यदि हमारे पास किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका है और अगर मैं उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बात करता हूं, तो हमेशा याद रखना कि बहुत अधिक हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हर एक बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है? हर बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई हमारी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका है, ठीक है, ये हमारी कोई परिनालिका है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ इसके भीतर हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो इसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, ठीक है, वो हमारा कैसा होगा? वह हमारा समान होगा। वह हमारा कैसा होगा? वह हमारा समान होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 20 को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 को कि लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारावाही का मान, विद्युत धारा का मान, ठीक है, क्या होता है? हमारे पास कोई कह सकते हो कि लघु पतन है, मतलब बहुत सारा लघु पतन का मतलब होता है लंबा तार, बहुत ज़्यादा लंबा तार है। और ऐसी कंडीशन में हमसे यह पूछ रहा है, ये जो हमारे पास अधिक लंबा लघु पतन मतलब अधिक लंबा जो तार है, इसमें अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसमें अगर मैं धारा प्रवाहित कराता हूँ तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ कि बहुत अधिक लघु पतन है, ऐसा तार है, तो ऐसे में हमारी जो धारा होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या होती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए माय डियर, जितने भी स्टूडेंट अभी तक यहाँ पर क्वेश्चंस को समझते आए हैं, अच्छे से एकदम क्वेश्चंस को समझा है, डेफिनेटली आपके जो 20 नंबर के मैंने जो MCQ डिस्कस किए, ठीक है, ये 20 नंबर के जो भी मैंने आपके सामने MCQ प्रस्तुत किए, इसमें आपके केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको आप अच्छे से एकदम तैयार कर लोगे भाई क्वेश्चंस को। यदि मैं बात करता हूं कि आप लोगों के आगे बायोलॉजी की भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कराए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप सारे बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस नोट कर लोगे एकदम अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद मैंने फिजिक्स के भी क्वेश्चंस कराए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस जो भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं सभी को नोट कर लेना है भाई एकदम अच्छे तरीके से। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। और अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ माय डियर 50 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस जो कि भाई साहब कह सकते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको हर वो टाइप का क्वेश्चन समझाऊंगा जैसे जैसे आपके अलग अलग तरीके से। फिजिक्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में हमारे वर्णनात्मक कैसे आते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में हमारे वर्णनात्मक कैसे आते हैं, तो सारे टाइप आपको डिस्कस कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर वर्णनात्मक क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले खंड बा हमारा होता है, यहाँ पर हमारे सारे डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो हमारा होगा उपखंड का, ठीक है। हर बार की तरह जैसे कि बहुविकल्पी में पहला हमारा उपखंड का होता है, वैसे ही सेम यहाँ पर हमारा वर्णनात्मक में भी उपखंड का हमारा सबसे पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपको नज़र डालना है और यहाँ पर हमको चर्चा करनी है कि भैया पहला प्रश्न हमारा कैसा पूछा जाएगा पेपर में। तो हमेशा याद रखना जो आपको पेपर में पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वह हमारा प्रश्न होगा संतुलित समीकरण से रिलेटेड, है ना। आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% पेपर में भाई देखने को मिलेगा। 100% इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस किया है उसकी सहायता से, उसके एक्सपीरियंस के दम पर मैं बताता हूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्वेश्चंस आपके पेपर में छपा हुआ है। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके पेपर में छपा हुआ है, बस एकदम अच्छे से इसको तैयार करना है भाई, ठीक है। तो अब बात आती है कि भैया कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। ये डेफिनेटली 4 क्वेश्चंस आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे आपको संतुलित करना है ये आसानी से आप जानते हो कि गूगल चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है, यूट्यूब हमारे पास है, डॉबनट हमारे पास है, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, वहाँ से हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चंस की, यानी अगले क्वेश्चंस की, तो यानी सेकेंड नंबर हमारा जो क्वेश्चंस पूछा गया है
कह रहा है कि समूह अथवा मूलक से आप क्या समझते हो। बहुत बार ये प्रश्न आपके पेपर में आया है कि समूह के से आप क्या समझते हो और मूलक से। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, समूह और मूलक दोनों की आपको परिभाषा सबसे पहले लिख देनी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डॉबनेट, चैट जीपीटी, ठीक है, व्हाट्सअप के एआई फंक्शन से, यूट्यूब से, डॉबनेट से, हर तरीके से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर है मिल जाएंगे। समूह और इसकी मूलक की परिभाषा आपको तैयार करनी है। ठीक है, और क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हो उस पर आपको कह सकते हो टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, और यह पूरा प्रश्न आपके परीक्षा में 2 नंबर का आया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को भी। इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है, यदि मैं इस क्वेश्चन नंबर बी की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये प्रश्न हमारा 2 नंबर का पूछा गया है। जैसे कि हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन था वो भी हमारा 2 नंबर का आया था, वैसे ही सेम ये भी हमारा प्रश्न 2 नंबर का आया है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए 2026 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, यानी भैया इसके बीच में आपको अंतर बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, और एक एक एग्जाम्पल या फिर कैसे कह सकते हो कि उदाहरण देकर भी आपको चीज़ें बतानी है। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की मैं बात करता हूँ, यानी अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगर मैं तीसरे नंबर प्रश्न की बात करता हूँ तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। कितने नंबर का प्रश्न? 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न आप नोट करेंगे कि साबुन के निर्मलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन आया आपके पेपर में। ठीक है, डेफिनेटली मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, ये वही क्वेश्चंस मैं बताता हूँ जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना इस क्वेश्चंस को भी। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 4 को भी नोट कर लेना और इस क्वेश्चंस में भी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। और हर बार की तरह मैं बार बार आपसे बताऊंगा नहीं कि सर भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लो, वो तैयार कर लो। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्न हमारा 4 है कि एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि ये बनाया कैसे जाता है, इसके साथ साथ फिर आपको इसका रासायनिक समीकरण भी देना है उसी में, और इसके बाद आपको इसके 3 प्रमुख कह सकते हो कि गुण आपको लिखने हैं। 3 प्रमुख गुण आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए अथवा में देखिए आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि मुझे पहले ही बताना चाहिए था। अथवा में देखिए क्या होता है कि जब भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अथवा में आपके 2 प्रश्न आते हैं। एक तो ये प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न। ठीक है, और केवल एक प्रश्न आपको पेपर में करना होता है। ठीक है, अथवा का मतलब होता है दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको पेपर में करना है। ठीक है, अब इसका मतलब यह नहीं है भाई कि आपको दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन लर्न करना है। देखो यह वाला क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है एग्जाम से पहले, और अथवा वाला भी प्रश्न आपको तैयार करना है एग्जाम से पहले। ठीक है, ताकि दोनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली उसको कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखो आपके पेपर में एक इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है भाई, हर बार क्वेश्चन देखना, हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर में। तो यह भी क्वेश्चन आपका 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित यौगिकों का आयुपेशी पद्धति में नाम बताइए। यदि मैं आयुपेशी पद्धति में नाम बताना चाहता हूं तो देखो पहला हम लोगों का यह है। ठीक है, दूसरा हम लोगों का है CH3CHO। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारा एक कीटोन समूह का एक यौगिक है। ठीक है, और आपको इसका नाम स्वयं से पता करना है। यहाँ पर हमारे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर कह सकते हो कि एथ हमारा आएगा। ठीक है, अब कीटोन में हमारा ऑन समूह होता है, तो आप सभी को पता है इसका क्या हो जाएगा यूपीएससी नेम। ठीक है, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से देखना, तैयार करना। कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो डेफिनेटली आपको कमेंट में बॉक्स में जगह खाली है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ आगे हमारा ये दे रखा है जिसमें हमारे 3 इस तरीके से हमारे 3 हमारे कह सकते हो बॉन्ड हैं बीच में। इसके बाद हमारा C2H5OH है, जिसका आयुपीएसी नेम कह सकते हो एथिल अल्कोहल है। इसके बाद हमारा 5 नंबर है CH3 सिंगल बॉन्ड में C है, ट्रिपल बॉन्ड में C और सिंगल बॉन्ड में CH3। इसके बाद ये नोट कर लो, तो मतलब एवरी आपको आयुपीएसी नेम बताने हैं। हालांकि कुछ के आयुपीएसी नेम यहाँ पर दे भी रखे हैं।
ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले उपखंड की, तो अभी देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए लगभग 1 से लगा करके 4 तक, ठीक है, तो ये सारे एवरी क्वेश्चंस आपके किसके थे? केमिस्ट्री के थे। किसके थे माय डियर? ये सारे क्वेश्चंस आपके थे केमिस्ट्री के। किसके क्वेश्चंस थे? केमिस्ट्री के। तो डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से नोट कर लेना, है ना। बहुत भारी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। और अब आप लोग नोट करना उपखंड गा को, सॉरी उपखंड खा को, क्योंकि अब मैं डिस्कस कराने वाला हूं आप सभी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी। अब मैं आप सभी को बायोलॉजी को बताने वाला हूं, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको नोट करना है क्वेश्चन नंबर 5, यानी हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन और इस पेपर का 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे कि पादपों में फिल्म द्वारा पादपों में जाइलम कर लो, यहाँ पर क्या कर लो? जाइलम होगा यहाँ पर, या फिर फ्लोयम कर लो, फ्लोयम। यहाँ पर फ्लोयम होगा, जाइलम नहीं होगा, फ्लोयम होगा, ठीक है। तो पादपों में फ्लोयम द्वारा भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है समझाइए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस नोट कर लेना है कि आपको यहाँ बताना है क्वेश्चंस में कि आपका जो पौधे होते हैं उसमें जो फ्लोयम की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान या फिर इस प्रक्रिया के द्वारा भोज्य जो पदार्थ होते हैं हमारे, उनका स्थानांतरण कैसे होता है, आपको यह बताना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे इस क्वेश्चंस को। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 नोट करेंगे कि वृक्काणु, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर लेनी है 4 नंबर की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस, यानी दोनों क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो 3-3 नंबर के हैं। और अगर आप दोनों क्वेश्चंस कर लोगे तो 6 नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न हम लोगों का है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, वो भी 4 अंतर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि रुधिर और लसिका में अंतर बताइए, वो भी कितने? 4, ठीक है। तो ये अंतर वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जो अंतर वाले आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें आप ये दोनों क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। और हर बार की तरह, जैसे चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, जब भी 6 नंबर के क्वेश्चंस की बात आएगी तो वहाँ पर हमारे अथवा वाले क्वेश्चंस 2 होंगे, जिनमें से आपको केवल एक क्वेश्चंस का आंसर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अथवा वाले क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी अथवा वाला क्वेश्चंस नोट करेंगे, यानी अथवा में जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा है कि वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, यानी जो वाष्पो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, इससे आप क्या समझते हैं और इसका महत्व तो क्या होता है, यह आपको बताना है। बहुत बार ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है और मैं हर बार हर एक विद्यार्थी से यही कहता हूँ कि भाई मैं जो भी प्रश्न कराता हूँ, अगर आप एक बार नोट कर लेते हो ना और उसका आंसर भाई इतना कर लेना, स्वयं से ढूंढ लेना, और जिनको आंसर नहीं लगता कि मैं नहीं ढूंढ पाता हूं, तो डेफिनेटली आपके लिए मैंने ई बुक बना रखी है, ठीक है। ई बुक क्या है? तो भैया ई बुक एक प्रकार का कोर्स है, ई बुक एक प्रकार का कोर्स है जिसमें आपकी A to Z सारे क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक सब्जेक्ट की आपको ई बुक मैंने बनाई है। अगर आप एक सब्जेक्ट की ई बुक लेंगे तो आपको केवल 15 रुपये पे करने हैं और कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा ई बुक का। मात्र 15 रुपये अमाउंट है, अभी चल रहा है, ठीक है। आगे चलकर ये एग्ज़ाम के नज़दीक आते ही बढ़ा दिया जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थियों को अगर लेना है ये 15 रुपये का ई बुक, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लेना, आपको वहाँ पर क्वेश्चंस के साथ सारी जानकारी आंसर के साथ होगी। डेफिनेटली एक बार लेने के बाद आप यही कहोगे कि सर यह कोर्स तो हमको 100 रुपये में भी नहीं मिलता जो आपने हमें 15 में दे दिया है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ उपखंड की, तो आगे हमारा जो उपखंड है वो हमारा उपखंड गा है। हमारा अगला उपखंड है उपखंड गा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो पूछा गया है, यानी जो हमारी पूछी गई है, वह हमारी है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो भैया फिजिक्स में आपको पता है कि क्या क्या आता है। फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूँ तो डेरिवेशन आता है, ठीक है। हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। हमारा डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो मतलब इन 3 तरीके से क्वेश्चंस आता है। एक तो हमारा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होता है, और आपका डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस होता है। तो 3 तरीके से आपके फिजिक्स में वर्णनात्मक क्वेश्चंस आते हैं।
सबसे पहले यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, है कि एक उत्तल लेंस है ना, एक कोई हमारा उत्तल लेंस है जो कि अभिसारी लेंस हमारा है, ठीक, कैसा अभिसारी लेंस, इसके सामने कह सकते हो कि के सामने प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हमारी कोई एक वस्तु रखी हुई है, मगर हमारा लेंस कौन सा है, अभिसारी लेंस है, यानी उत्तल लेंस है, हम लोगों का उत्तल लेंस है। हमारी जो वस्तु रखी हुई है हमारी प्रकाशिक केंद्र पर रखी हुई, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा फोकस है, यहाँ कहीं हमारी वस्तु रखी हुई है। बताना है कि इस वस्तु का किरण आरेख खींचकर बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्शाना है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना भाई, ठीक है। और हर बार की तरह मैं बताता हूँ कि भाई फिजिक्स जो होती है इसमें जो भी प्रश्न आते हैं हर एक क्वेश्चन आपका अथवा में होता है। 2 प्रश्न होते हैं जिनमें से एक पेपर में आपको करके आना है, ठीक है। और तैयार आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका था यहाँ पर कह सकते हो कि डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि 2 वैद्युत लैंप हमारे हैं, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास 2 वैद्युत लैंप हैं, ठीक है। पहले वैद्युत लैंप पर हमारा 100 वाट और 220 वोल्टेज जा रहा है। हमारा अगर मैं बात करता हूँ शक्ति हमारी यहाँ पर जा रही है 100 वाट, ठीक है। और अगर मैं वोल्ट की बात करता हूँ तो 220 वोल्ट जा रहा है। दूसरा जो हमारा है उसमें 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्टेज इसमें भी जा रहा है। ये हमारा 60 वाट का है, 60 वाट का, और इसमें वोल्टेज हमारा 220 इसमें भी जा रहा है। हमसे कह रहा है कि विद्युत मेंस के साथ इसको पार्श्व क्रम में संयोजित है, ये दोनों ही हमारे पार्श्व यानी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट दोनों में है तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाती है, यानी विद्युत में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। आपको ये क्वेश्चंस में बताना है। 4 नंबर का ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला, कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। डेफिनेटली इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चंस का। चलिए आगे क्वेश्चंस नोट करेंगे। तो अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो 9 नंबर नोट करेंगे सभी लोग। यह हमारा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, सॉरी ये डेफिनेशन प्लस हमारा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट डार्क करके, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है वह बताना है, और इसके बाद वैद्युत परिपथ बनाना है ओम के नियम का सहायता से, ठीक है। और इसका आपको सत्यापन कैसे करते हैं वो भी आपको बताना है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। यदि मैं यहाँ पर अगर मैं कह सकते हो वी ले लेता हूँ, विभवांतर, यहाँ धारा ले लेता हूँ, तो इसके बीच हमें एक कह सकते हो कि यहाँ पर मैं आर ले लेता हूँ, यहाँ धारा ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ओम के नियम का आप सत्यापन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए अथवा में यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न है, अथवा में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड में 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है? 4 ओम का हमारा कोई प्रतिरोध है जिसमें प्रति सेकंड में हमारी 400 जूल ऊष्मा जो हमारी है वो उत्पन्न हो रही है। और प्रतिरोध के सिरों पर हमको क्या बताना है? V बतानी है, यानी विभवांतर बताना है। और साथ ही साथ धारा भी हमको बतानी है, यानी धारा I का विमान ज्ञात करना है, ठीक है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। 4 नंबर का डेरिवेशन है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको नोट करना है अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हो पहला क्वेश्चन आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, डेरिवेशन टाइप, ठीक है। सॉरी, पहला क्वेश्चन ये आपका न्यूमेरिकल है, कहाँ मैं बताने लगता हूँ। पहला आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल। पहला आपका न्यूमेरिकल है जो कि हमारा है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। R1 हमारा कोई है ओम है जिसमें 15 ओम है। दूसरा प्रतिरोध R2 हमारा है जो कि 10 ओम का है। तीसरा प्रतिरोध हमारा R3 है जो कि 30 ओम का है। चौथा प्रतिरोध हमारा R4 है जो कि 5 ओम का है। और पांचवा प्रतिरोध हमारा R5 है जो कि 20 ओम का है। और कह रहा है कि वह बैटरी 18 वोल्ट से, ये सारे 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इस परिपथ में कुल धारा प्रतिरोध R आपको ज्ञात करना है, ठीक है, वह विद्युत धारा का गणना करना है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल का कह सकते हो कि डायग्राम कैसा है, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, इस क्वेश्चंस का डायग्राम मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ।
तो इस क्वेश्चंस का डायग्राम आप लोगों का कुछ इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, और इसके हर एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है। सबसे पहले ये समांतर क्रम में दिख रहा है, ये तीनों ही प्रतिरोधों को आपको सॉल्व कर लेना है और इनको श्रेणी क्रम में ले आना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये दोनों प्रतिरोध सॉल्व कर लेने हैं, इनको श्रेणी क्रम में ले आना है। फिर आपको यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध दोनों आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, एक हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक हो गया प्रतिरोध, हमारी मिल गई एक बैटरी, और हमको प्राप्त है धारा, हमें पता करनी धारा। इस तरीके से आप धारा का भी मान ज्ञात कर लोगे, और ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ से एक सिंगल प्रतिरोध यानी कंप्लीट आर प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में हर साल आता है। डेफिनेटली VIMP डालकर 2026 के लिए इसे तैयार कर लेना, जरूर आएगा आपके पेपर में। लेकिन आपके पेपर में अथवा में क्वेश्चंस और आता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा डेरिवेशन पूछा, न्यूमेरिकल पूछा गया। अब यहाँ पर हमारा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी कार्य विधि समझाइए, साथ ही उपयोग इसका उपयोग किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है वह भी आपको बताना है। डेफिनेटली यह भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह डेरिवेशन टाइप अलग टाइप क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है अलग टाइप क्वेश्चन है। आपको दोनों तैयार करने हैं, क्योंकि ये भी आ सकता है आपके पेपर में और आपके पेपर में यह भी आ सकता है, ठीक है। और इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हमने पूरी क्लास कंप्लीट की आप लोगों की, और विज्ञान का ये वायरल मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके हर एक क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से नोट किया हुआ होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70 में आप 70 इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।